अगर हम सोचें कि कोई 10 लाख टन का बर्फ का पहाड़ मतलब कोई बहुत बड़ा आइसबर्ग समंदर में पिघल जाए तो समंदर का जल स्तर कितना बढ़ेगा? हम्म एक नॉर्मल लॉजिक तो यही कहता है कि इतना सारा पानी जब समंदर में जुड़ेगा तो जल स्तर यकीनन ऊपर ही जाएगा। बिल्कुल, कोई भी यही सोचेगा। लेकिन भौतिक विज्ञान के नियम कहते हैं कि पानी का स्तर 1 मिलीमीटर भी ऊपर नहीं जाएगा। वो एकदम जस का तस रहेगा। ये बहुत ही ये काफी हैरान करने वाली बात है। है ना? तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी विरोधाभास को तोड़ने वाले हैं। हमारे आज के जो स्रोत हैं वो तरल यांत्रिकी यानी फ्लूइड मैकेनिक्स और भौतिक विज्ञान के उन पन्नों से लिए गए हैं जो ये तय करते हैं कि चीजें तैरती कैसे हैं। और ये भारी भरकम जहाज पानी पर कैसे तैरते हैं जबकि एक छोटी सी सुई जो बहुत हल्की होती है वो डूब जाती है। सही कहा। और हमारा मिशन आज सिर्फ विज्ञान की भारी भरकम परिभाषाएं रटना नहीं है बल्कि उन अदृश्य बलों को समझना है। हाँ, वो बल जो हमारे दैनिक जीवन में काम कर रहे हैं, समुद्र में तैरने से लेकर दूध की शुद्धता मापने तक। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके साथ इन जटिल वैज्ञानिक सिद्धांतों को आसान और दिलचस्प बनाने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल। इस विषय की सबसे दिलचस्प बात यही है कि हम जो चीजें अपनी आंखों से देखते हैं, जैसे भारी जहाज का तैरना, उनके पीछे के नियम बहुत काउंटर इंट्यूटिव होते हैं। मतलब हमारी सामान्य समझ के एकदम विपरीत काम करते हैं। एकदम विपरीत। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई चीज इसलिए डूबती है क्योंकि वो भारी है, लेकिन आज हम स्रोतों से समझेंगे कि भार मतलब वजन कभी भी वो मुख्य कारण नहीं होता जो ये तय करे कि कोई वस्तु तैरेगी या डूबेगी। अच्छा, तो फिर मुख्य कारण क्या है? ये पूरा खेल दबाव, आकार और अणुओं की संरचना का है। तो इसी धारणा को चुनौती देते हुए शुरुआत करते हैं। जब भी तैरने या डूबने की बात होती है, मैंने देखा है स्रोत सबसे पहले उत्प्लावक बल या जिसे अंग्रेजी में बॉयंट फोर्स कहते हैं उसका जिक्र करते हैं। हाँ, उत्प्लावक बल बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। तो एक सामान्य समझ ये है कि पानी हर उस चीज को ऊपर की तरफ धकेलता है जो उसमें गिरती है। लेकिन विज्ञान के नजरिए से मैं ये सोच रही थी कि पानी ऐसा करता क्यों है? मतलब पानी के पास कोई अपना दिमाग तो है नहीं कि वो चीजों को वापस सतह पर फेंके। इसके पीछे की वास्तविक भौतिकी क्या है? ये एक बहुत ही सटीक सवाल है। उत्प्लावक बल को समझने के लिए हमें सबसे पहले दबाव यानी प्रेशर को समझना होगा। ओके। जब कोई वस्तु किसी द्रव के मतलब लिक्विड के अंदर जाती है तो वो द्रव उस वस्तु के हर हिस्से पर दबाव डालता है। अब द्रव यांत्रिकी का एक सीधा सा नियम है कि गहराई के साथ दबाव बढ़ता जाता है। बिल्कुल, गहराई के साथ दबाव बढ़ता है। अब कल्पना कीजिए कि एक घनाकार डिब्बा मतलब एक बॉक्स पानी के अंदर है। उस डिब्बे के ऊपरी हिस्से पर जो पानी है वो उसे नीचे की तरफ दबा रहा है। ऊपर से नीचे की तरफ दबाव पड़ रहा है। हाँ, लेकिन उस डिब्बे के निचले हिस्से पर जो पानी है वो तो और ज्यादा गहराई में है ना? हाँ, गहराई ज्यादा है तो दबाव भी ज्यादा होगा। सही पकड़ा। इसलिए वो नीचे वाला पानी ज्यादा दबाव के साथ डिब्बे को ऊपर की तरफ धकेल रहा है। ओहो, क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी भीड़ भरी लोकल ट्रेन में घुसने की कोशिश करते हैं, हाँ, अच्छा उदाहरण है। तो अंदर की भारी भीड़ हमें वापस बाहर की ओर धकेलती है। क्या पानी भी ऐसा ही कुछ कर रहा है? कुछ हद तक कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे की तरफ लगने वाला दबाव हमेशा कम होता है और नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाला दबाव हमेशा ज्यादा होता है। बिल्कुल। और इन दोनों दबावों का जो अंतर होता है वही उत्प्लावक बल है। अच्छा, तो ये एक नेट फोर्स है। हाँ, यही वो कुल परिणामी बल है जो हमेशा ऊपर की दिशा में काम करता है। अब ये धक्का कितना मजबूत होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु ने कितनी जगह घेरी है। मतलब उसका आयतन या वॉल्यूम कितना है। हाँ, और उस द्रव का घनत्व यानी डेंसिटी कितनी है। वस्तु के अपने वजन या उसके पदार्थ से, मतलब वो लकड़ी की है या लोहे की। रुको, ये बात थोड़ी उलझाने वाली है। अगर मैं लोहे की एक गेंद और ठीक उसी आकार की एक लकड़ी की गेंद को पानी में डालूं, तो आप कह रहे हैं कि पानी दोनों पर बिल्कुल बराबर धक्का लगाएगा? 100% बराबर धक्का लगाएगा। क्या बात कर रहे हैं, सच में? हाँ, क्योंकि दोनों का आकार और आयतन समान है, इसलिए वे दोनों बराबर मात्रा में पानी को अपनी जगह से हटाएंगी। समझ रही हूँ। और यहीं पर महान वैज्ञानिक आर्कमीड्स का सिद्धांत सामने आता है। आर्कमीड्स ने स्पष्ट रूप से सिद्ध किया कि किसी वस्तु पर लगने वाला ऊपर का धक्का या उत्प्लावक बल उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के एकदम बराबर होता है। मतलब जितना पानी हटाया उतना ही बल मिला। बिल्कुल।
अगर लोहे की गेंद ने 1 लीटर पानी अपनी जगह से हटाया है और लकड़ी की गेंद ने भी 1 लीटर पानी हटाया है, तो दोनों पर 1 लीटर पानी के वजन के बराबर ही ऊपर की ओर बल लगेगा। तो फिर लकड़ी तैरती क्यों है और लोहा डूब क्यों जाता है, अगर दोनों पर पानी का बल एकदम समान है? क्योंकि यहाँ दोनों गेंदों का अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब उनका अपना वजन, वो भी तो नीचे की तरफ काम कर रहा है ना। हाँ, अब समझी। लोहे की गेंद का वजन पानी द्वारा लगाए गए ऊपर के धक्के से, यानी उस उत्प्लावक बल से कहीं ज्यादा होता है, इसलिए वो डूब जाती है। और लकड़ी की गेंद का वजन उस धक्के से कम होता है, इसलिए वो तैरती रहती है। एकदम सही। आर्किमिडीज का सिद्धांत हमें ये बताता है कि किसी वस्तु का पानी के अंदर आभासी भर, जिसे अपैरेंट वेट कहते हैं, वो कितना कम हो जाएगा। मतलब जितना पानी वस्तु ने हटाया उतना ही भार उसका कम महसूस होगा। हाँ। तो इस सिद्धांत का जो सबसे बड़ा व्यावहारिक उपयोग हमारे स्रोत बताते हैं वो है पनडुब्बी या सबमरीन। बिल्कुल, पनडुब्बी इसी पर काम करती है। ये तो समझ आता है कि पनडुब्बी अपने अंदर पानी भरकर अपना कुल वजन बढ़ा लेती है ताकि वो डूब सके। हाँ, और पानी बाहर निकालकर हल्की हो जाती है ताकि वो उत्प्लावक बल की मदद से ऊपर आ सके। लेकिन स्रोतों में एक और यंत्र का जिक्र है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, किस यंत्र की बात कर रही हैं आप? अल्टीमीटर। स्रोतों की जो सूची है उसमें बताया गया है कि ऊंचाई मापने वाला अल्टीमीटर, मैनोमीटर और 14 वायुदाब मापी, मतलब जो बैरोमीटर होते हैं, ये यंत्र भी इसी द्रव दाब के सिद्धांत पर काम करते हैं। हाँ, ये उसी सिद्धांत पर काम करते हैं। पर रुको, मैनोमीटर तो दबाव मापता है, वो ठीक है, लेकिन अल्टीमीटर का काम तो आसमान में उड़ने वाले विमानों की ऊंचाई बताना है ना। पानी के तैरने के नियम का या आर्किमिडीज के नियम का आसमान से क्या लेना देना? हाँ, आसमान में 30,000 फीट की ऊंचाई मापने वाले उपकरण से क्या लेना देना है? ये एक बहुत ही शानदार तार्किक सवाल है। यहाँ हमें ये समझना होगा कि भौतिकी में द्रव्य या फ्लूइड का मतलब सिर्फ पानी या तेल नहीं होता। अच्छा, तो और क्या होता है? गैसें, गैसें? यानी हवा भी फ्लूइड मैकेनिक्स के समान नियमों का पालन करती है। ओहो, मतलब हवा भी एक फ्लूइड है? बिल्कुल। हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा का एक बहुत बड़ा और भारी आवरण है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। अब सोचिए, जिस तरह समुद्र की गहराई में जाने पर पानी का दबाव बढ़ता है, उसी तरह वायुमंडल के समुद्र में सबसे नीचे, यानी समुद्र तल पर हवा का दबाव सबसे ज्यादा होता है। एकदम सही। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हमारे ऊपर मौजूद हवा की परतें कम होती जाती हैं और इसलिए हवा का दबाव कम होता जाता है। हाँ, अल्टीमीटर असल में ऊंचाई नहीं मापता, वो सीधे तौर पे हवा का दबाव मापता है। अरे वाह! तो ये काम कैसे करता है? अल्टीमीटर के अंदर एक छोटा सा मेटल का डिब्बा होता है जिसे एनोरॉइड सेल कहते हैं। एनोरॉइड सेल? हाँ, इसके अंदर हवा नहीं होती है, ये पूरी तरह वैक्यूम होता है। अब जैसे जैसे विमान ऊपर जाता है, बाहर हवा का दबाव कम होता जाता है और वो वैक्यूम वाला डिब्बा फैलने लगता है। इस फैलाव को एक सुई के माध्यम से मीटर पर दिखाया जाता है, जिसे ऊंचाई के अंकों में कैलिब्रेट कर देते हैं। ये तो बहुत ही गजब का मैकेनिज्म है। इसका मतलब है कि विमान आसमान में हवा के उत्प्लावक बल और द्रव दाब के उसी विज्ञान का इस्तेमाल कर रहा है जो एक पनडुब्बी समंदर की गहराई में करती है। सही कहा। विज्ञान के नियम जगह देखकर नहीं बदलते। तरल पदार्थों का दबाव और उनके द्वारा लगाया गया बल हर जगह एक ही गणित से काम करता है। क्या बात है! और इस पूरे गणित को नियंत्रित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है घनत्व या डेंसिटी। हाँ, घनत्व। स्रोतों में घनत्व पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। मतलब जब द्रव्यमान को आयतन से भाग देते हैं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो हमें घनत्व मिलता है। यानी किसी दी गई जगह में कितने अणु या मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। लेकिन जब मैं आपेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला देखती हूँ तो वहाँ एक बहुत ही अजीब सी चीज नजर आती है। आप 4 डिग्री सेल्सियस वाले स्टैंडर्ड की बात कर रही हैं? जी, बिल्कुल, मैं यही पूछने वाली थी। आपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए किसी भी वस्तु के घनत्व को हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व से ही क्यों विभाजित किया जाता है? विज्ञान में इतने सारे तापमान हैं। पानी 0 डिग्री पर जमता है, 100 डिग्री पर उबलता है, फिर ये 3 डिग्री या 5 डिग्री क्यों नहीं? ये 4 डिग्री सेल्सियस का ही चुनाव क्यों? क्या ये सिर्फ एक रैंडम नंबर है? नहीं, ये बिल्कुल रैंडम नहीं है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व मतलब ब्रह्मांड के सबसे बड़े थर्मोडायनामिक चमत्कारों में से एक है। चमत्कार? वो कैसे? देखिए, सामान्य तौर पर जब हम किसी भी तरल पदार्थ को ठंडा करते हैं
तो उसके अणु अपनी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी खो देते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। हाँ, चीजें ठंडी होने पर सिकुड़ती हैं। बिल्कुल। सिकुड़ने के कारण उस पदार्थ का घनत्व लगातार बढ़ता जाता है जब तक कि वो जम ना जाए। तो पानी के मामले में ऐसा नहीं होता क्या? पानी भी ठंडा होने पर शुरुआत में सिकुड़ता है और उसका घनत्व बढ़ता है। लेकिन क्या, जैसे ही तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है, पानी का घनत्व अपने चरम पर होता है, यानी वो अपनी सबसे सघन, सबसे डेंस अवस्था में होता है। अच्छा। यहां से अगर तापमान को और नीचे ले जाया जाए, मान लीजिए 3 डिग्री या 2 डिग्री तक, तो पानी और सिकुड़ने के बजाय अचानक से फैलना शुरू कर देता है। रुको, फैलना शुरू कर देता है? लेकिन ऐसा क्यों? अणुओं को तो और पास आना चाहिए था, क्योंकि तापमान कम हो रहा है। यही तो वो चमत्कार है जिसकी मैं बात कर रहा था। इसके पीछे का कारण पानी के अणुओं के बीच बनने वाले हाइड्रोजन आबंध हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाँ, 4 डिग्री से नीचे जाने पर पानी के अणु एक विशिष्ट हेक्सागोनल मतलब 6 कोने वाले क्रिस्टल लैटिस में खुद को व्यवस्थित करना शुरू कर देते हैं। इस क्रिस्टल संरचना में अणुओं को एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर रहना पड़ता है, जो कि तरल अवस्था में उनकी सामान्य दूरी से ज्यादा होती है। अच्छा, तो वो स्ट्रक्चर उन्हें दूर धकेलता है। बिल्कुल। नतीजतन बर्फ का आयतन तरल पानी की तुलना में करीब 9% बढ़ जाता है। चूंकि आयतन बढ़ गया, इसलिए उसका घनत्व कम हो जाता है। ये तो प्रकृति का एक बहुत ही शानदार डिजाइन है। मैं सोच रही हूँ, अगर पानी इस तरह बर्ताव ना करता तो क्या होता? अगर पानी 4 डिग्री के बाद भी सिकुड़ता रहता, तो बर्फ पानी से ज्यादा सघन और भारी होती। और तब बर्फ पानी में डूब जाती? बिल्कुल। ऐसे में सर्दियों में झीलें और नदियां ऊपर से जमने के बजाय नीचे तल से जमना शुरू होती। हे भगवान, इससे तो सारा पानी ठोस बर्फ में बदल जाता। हाँ, और पानी के अंदर का सारा जीवन, सारी मछलियां और पौधे नष्ट हो जाते। लेकिन पानी के इस 4 डिग्री वाले असामान्य बर्ताव के कारण बर्फ हल्की होकर ऊपर तैरती है और एक इंसुलेटर की तरह काम करती है। एग्जैक्टली, जिससे नीचे का पानी 4 डिग्री पर तरल अवस्था में सुरक्षित रहता है। ये वाकई में चौंका देने वाला तथ्य है। बिल्कुल। कि एक साधारण सी रासायनिक संरचना पूरी पृथ्वी के इकोसिस्टम को बचाए हुए है ना? और क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री पर सबसे ज्यादा स्थिर और अधिकतम होता है, इसीलिए इसे बाकी सभी पदार्थों के घनत्व को मापने के लिए एक मानक या स्टैंडर्ड माना गया है। बिल्कुल। और चूंकि आपेक्षिक घनत्व सिर्फ 2 घनत्वों का अनुपात है, मतलब किसी वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री पर पानी का घनत्व, इसलिए इसकी कोई इकाई या यूनिट नहीं होती। हाँ, ये सिर्फ एक रेशियो है। इसे मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर के निचले हिस्से में भारी वजन होता है और ये खुद तैरने के नियम पर काम करते हुए तरल पदार्थ में डूबकर सीधा खड़ा हो जाता है। मतलब द्रव जितना गाढ़ा या सघन होगा, हाइड्रोमीटर उतना ही ऊपर तैरेगा। एकदम सही। इसी सिद्धांत से हम दैनिक जीवन के उन जादुई उदाहरणों पर आ सकते हैं जिनका जिक्र स्रोतों में किया गया है, जैसे कि दूध की शुद्धता मापना, दुग्धमापी या लैक्टोमीटर का इस्तेमाल। हाँ, लैक्टोमीटर असल में एक प्रकार का हाइड्रोमीटर ही है, जिसे खास तौर पर दूध के लिए कैलिब्रेट किया गया है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, शुद्ध दूध का घनत्व पानी से ज्यादा होता है। अगर दूध में पानी मिला दिया जाए तो उस पूरे मिश्रण का औसत घनत्व कम हो जाता है। लॉजिकल है। अब लैक्टोमीटर जब इस मिलावटी दूध में डाला जाता है तो घनत्व कम होने के कारण वो थोड़ा ज्यादा गहराई तक डूब जाता है और हमें पता चल जाता है कि दूध में मिलावट है। क्या बात है, विज्ञान हमारे किचन तक पहुंच गया। एक और रोचक तथ्य जो स्रोतों में है वो है समंदर के पानी में तैरना। कहा जाता है कि सामान्य जल या नदी के पानी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान होता है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि समुद्र के पानी में बहुत सारा नमक घुला होता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि नमक घुलने से घनत्व कैसे बढ़ जाता है? क्या वो नमक पानी के अणुओं के बीच की खाली जगह में फिट हो जाता है? आप इसे बिल्कुल सही तरीके से विजुलाइज कर रही हैं। पानी के अणुओं के बीच जगह होती है। जब हम नमक घोलते हैं तो सोडियम और क्लोराइड के आयन उस जगह में फिट हो जाते हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि पानी के आयतन या वॉल्यूम में तो कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन उस आयतन के अंदर द्रव्यमान यानी मास काफी बढ़ गया। और चूंकि घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन होता है, इसलिए द्रव्यमान बढ़ने से समंदर के पानी का घनत्व बढ़ जाता है। बिल्कुल। और घनत्व ज्यादा होने का सीधा अर्थ है कि अब पानी आपके शरीर पर कहीं अधिक उत्प्लावक बल लगाएगा। और अगर हम मृत सागर यानी डेड सी की बात करें तो वहां तो घनत्व इतना ज्यादा है कि इंसान चाहकर भी नहीं डूब सकता। सही कहा। मृत सागर में लवणता इतनी अधिक है कि उसका घनत्व इंसान के शरीर के औसत घनत्व से भी ज्यादा हो जाता है। और जब किसी तरल का घनत्व वस्तु के घनत्व से अधिक हो तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार वस्तु हमेशा सतह पर तैरेगी।
तो अब वापस उस पहेली पर आते हैं जिससे हमने आज की चर्चा शुरू की थी। समंदर में तैरता हुआ वो 10 लाख टन का हिमखंड, अगर वो पिघल जाए तो समंदर का स्तर क्यों नहीं बढ़ता? अभी आपने कहा था कि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है इसलिए वो तैरती है, लेकिन जब वो पिघलेगी तो उसका पानी कहाँ गायब हो जाता है? ये पहेली आर्किमिडीज के सिद्धांत का सबसे सुंदर प्रदर्शन है। जब कोई बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है तो वो अपने कुल वजन के बराबर पानी विस्थापित करता है। ठीक है। मान लीजिए बर्फ का टुकड़ा 1 किलो का है, तो वो तैरने के लिए ठीक 1 किलो पानी को अपनी जगह से हटाएगा। चूंकि बर्फ का घनत्व कम है, इसलिए 1 किलो बर्फ ज्यादा जगह घेरती है। यही वजह है कि उसका कुछ हिस्सा पानी के ऊपर निकला रहता है। यानी बर्फ का जो हिस्सा पानी के नीचे है, सिर्फ उसी ने बिल्कुल 1 किलो पानी को हटा रखा है। एकदम सही। अब जब वो 1 किलो बर्फ पिघलेगी तो वो 1 किलो तरल पानी में बदल जाएगी। हाँ। तरल पानी का घनत्व बर्फ से ज्यादा होता है, इसलिए पिघलने के बाद वो सिकुड़ जाएगी। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि 1 किलो तरल पानी का आयतन ठीक उतना ही होता है जितनी जगह उस तैरती हुई बर्फ ने पानी के नीचे घेरी हुई थी। अरे वाह! इसलिए पिघला हुआ पानी ठीक उसी गड्ढे को भर देता है जो बर्फ ने विस्थापित किया था। एक बूंद भी अतिरिक्त पानी बाहर नहीं आता। ये भौतिकी का इतना सटीक कैलकुलेशन है कि लगता है जैसे प्रकृति खुद कोई सुपर कंप्यूटर है। सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में है। बिल्कुल। और जब हम बैलेंस या संतुलन की बात करते हैं तो स्रोतों का आखिरी हिस्सा एक ऐसी अवधारणा को पेश करता है जो किसी भी तैरती हुई चीज के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। आप जहाजों के संतुलन की बात कर रही हैं? हाँ, हम ये तो समझ गए हैं कि उत्प्लावक बल किसी भारी जहाज को डूबने से बचाता है, लेकिन समंदर में लहरें आती हैं, तूफान आते हैं, जहाज हिचकोले खाता है। वो जहाज पानी में पलट क्यों नहीं जाता? अगर कोई विशाल जहाज पानी पर तैर रहा है तो क्या ये किसी रस्सी पर चलने वाले नट की तरह है जिसे हर पल अपना संतुलन बनाए रखना होता है? ये नौसेना इंजीनियरिंग या नवल आर्किटेक्चर का सबसे नाजुक और जटिल हिस्सा है। तैरना एक बात है, लेकिन स्थायी संतुलन बनाए रखना पूरी तरह से अलग विज्ञान है। अच्छा। स्रोतों में इसके लिए एक बहुत ही तकनीकी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मिथ केंद्र या मेटा सेंटर। आहा, इस मिथ केंद्र को हम कैसे समझ सकते हैं? क्या ये किसी गुरुत्वाकर्षण केंद्र जैसा कुछ है? इसे समझने के लिए हमें 2 बिंदुओं की कल्पना करनी होगी। ठीक है। पहला है जहाज का गुरुत्व केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये वो बिंदु है जहां जहाज का पूरा वजन केंद्रित माना जाता है, और ये बिंदु हमेशा नीचे की तरफ काम करता है। समझ गए। दूसरा है उत्प्लावन केंद्र या सेंटर ऑफ बुयंसी। ये वो बिंदु है जहां पानी का धक्का ऊपर की ओर काम करता है। ये बिंदु पानी में डूबे हुए हिस्से के ठीक बीचों बीच होता है। ठीक है, एक बिंदु नीचे खींच रहा है और दूसरा बिंदु ऊपर धकेल रहा है। हाँ, अब सोचिए कि जहाज समंदर की लहर के कारण दाईं तरफ झुक जाता है। जैसे ही वो दाईं तरफ झुकता है, जहाज के दाईं ओर का ज्यादा हिस्सा पानी में डूब जाता है। और इससे पानी में डूबे हुए हिस्से का आकार बदल जाता है। बिल्कुल, चूंकि डूबे हुए हिस्से का आकार बदल गया, इसलिए उत्प्लावन केंद्र भी अपनी पुरानी जगह से दाईं तरफ खिसक जाता है। अच्छा, तो गुरुत्व केंद्र तो अपनी जगह रहता है क्योंकि जहाज का अपना आकार तो नहीं बदला। हाँ, लेकिन उत्प्लावन केंद्र शिफ्ट हो जाता है क्योंकि पानी के नीचे का आकार बदल गया है। एकदम परफेक्ट। अब इस नए उत्प्लावन केंद्र से एक सीधी ऊर्ध्वाधर रेखा, मतलब एक वर्टिकल लाइन, ऊपर की तरफ खींचिए। और मान लीजिए कि जब जहाज सीधा खड़ा था, तब उसके बीचों बीच से जो सीधी लाइन जा रही थी वो अपनी जगह पर है। ठीक है। ये नई वर्टिकल लाइन उस पुरानी बीच वाली वर्टिकल लाइन को जिस बिंदु पर काटती है, उसे ही मिथ केंद्र या मेटा सेंटर कहते हैं। तो ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट जहाज को पलटने से कैसे रोकता है? स्रोतों के अनुसार स्थायी संतुलन की सबसे बड़ी शर्त यह है कि तैरती हुई वस्तु के न पलटने के लिए ये मिथ केंद्र हमेशा जहाज के गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। ऊपर होना चाहिए। हाँ, जब मिथ केंद्र ऊपर होता है तो गुरुत्वाकर्षण का नीचे का खिंचाव और उत्प्लावक बल का ऊपर का धक्का मिलकर एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण, जिसे रिस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं, वो बनाते हैं। मतलब ये एक ऐसा घुमाव पैदा करते हैं जो झुके हुए जहाज को वापस सीधा कर देता है। बिल्कुल। और अगर जहाज बनाने में कोई गलती हो जाए और ये मिथ केंद्र गुरुत्व केंद्र के नीचे आ जाए तो क्या होगा? तो वो टॉर्क या घुमाव बल जहाज को सीधा करने के बजाय उसी दिशा में और ज्यादा घुमा देगा जिस दिशा में वो झुका है। बाप रे,
नतीजा? जहाज तुरंत पलट जाएगा। ओहो। इसीलिए जहाज के निचले हिस्से में भारी वजन या गिट्टी रखी जाती है, जिसे बैलिस्ट कहते हैं, ताकि गुरुत्वाकेंद्र हमेशा जितना हो सके नीचे रहे और मित केंद्र हमेशा उसके ऊपर बना रहे। ये तो बहुत ही गजब का इंजीनियरिंग है। हाँ, और इसके अलावा गुरुत्वाकेंद्र और हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों का एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना भी जरूरी है, ताकि जहाज शांत पानी में एकदम सीधा खड़ा रहे। ये पूरी चर्चा सच में नजरिया बदलने वाली रही है। बिल्कुल। हमने आज समझा कि कैसे आयतन, घनत्व और गुरुत्वाकर्षण का एक नाजुक संतुलन ये तय करता है कि क्या डूबेगा और क्या तैरेगा। हमने देखा कि कैसे एक अदृश्य बल, जिसे उत्प्लावक बल कहते हैं, केवल पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि आसमान में उड़ने वाले विमानों को भी नियंत्रित करता है। सही बात है। और अंत में हमने देखा कि मित केंद्र का गणित कैसे लाखों टन के जहाज को तूफानों के बीच पलटने से रोकता है। जाने से पहले मैं एक विचारणीय बिंदु छोड़ना चाहूंगी। हाँ, बताइए। आज के स्रोतों में एक बात का जिक्र था कि जब बर्फ समुद्र में तैरती है तो उसका केवल 1/10 हिस्सा पानी के ऊपर होता है और बाकी 9/10 हिस्सा पानी के नीचे छिपा रहता है। The tip of the iceberg। बिल्कुल। आज हमने विज्ञान के जिन नियमों पर चर्चा की, वे भी कुछ ऐसे ही हैं। वे हमारे जीवन के 90% हिस्से को अदृश्य रूप से नियंत्रित कर रहे हैं, जो हमें सतह पर दिखाई भी नहीं देता। बहुत गहरी बात है ये। है ना? तो अगली बार जब भी कोई पानी का गिलास उठाए या समंदर की लहरों को देखे, तो जरूर सोचिएगा कि उस सतह के नीचे कौन से बल काम कर रहे हैं। गहराई से जानने और समझने का ये सफर हम आगे भी जारी रखेंगे।